आज हम क्लास 11th के हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आप सभी को बता दूं कि इसके प्रश्न उत्तर को भी मैंने इसी के नीचे अटैच कर दिया है। यदि आपको प्रश्न उत्तर करना हो तो आगे के स्लाइडों को आप खोल के इसके प्रश्न उत्तर को कर सकते हैं। हालांकि ये बातें मैं आपको भी बताने वाला भी हूँ। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक कहिए तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का परिचय क्या हो सकता है। तो परिचय है, पहला मैंने ऑप्शन बाय ऑप्शन सबको सिलेक्ट किया है। तो पहला ऑप्शन है रोम साम्राज्य काफ़ी दूर दूर में फैला हुआ था। उस समय जो रोम साम्राज्य था उसकी जो क्षेत्रफल थी वो बहुत लंबा था। इस साम्राज्य में आज का अधिकांश यूरोप और पश्चिमी एशिया एवं उत्तर अफ्रीका का काफ़ी बड़ा भाग सम्मिलित था। अभी के समय में जो आप यूरोप देख रहे हो, एशिया देख रहे हो और इसके अलावा अफ्रीका महादेश देख रहे हो, हालांकि ये तीनों खुद में ही बहुत बड़े महादेश हैं और इन सब भी का भी जो था उस समय रोम में ही अटैच था, रोम में ही ये मिले हुए थे। दूसरा पॉइंट है, वो कह रहा है रोम के इतिहासकारों के लिए पाठ्य सामग्री मतलब कि पढ़ने वाली सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज एवं भौतिक अवशेष स्रोत सामग्री के रूप में विशाल भंडार था। मतलब उनके पास इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा उपलब्धि थी, ये इन सब चीज़ों का इकट्ठा करके रखा था। तीसरा जो है वो है वर्ष वृत्तांत समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरे को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर का प्रश्न कि वर्ष वृत्तांत किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरे को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पैपइरस, एक सरकंडे जैसा पौधा होता था जो नील नदी के किनारे उगाया जाता था या फिर खेती की जा सकती थी इसकी। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, मतलब लिखने वाला जितनी भी चीज़ें थी वो पैपाइरस से ही उपयोग में लाया जाता था। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। साम्राज्य का जो आरंभिक काल था वो कैसा था, मतलब कि शुरुआती समय में जो रोम साम्राज्य था वो कैसा था। तो पहला पॉइंट है रोम साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। दूसरा पॉइंट है प्रथम सम्राट ऑगस्टस 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने गणतंत्र शासन व्यवस्था की तख्ता पलट दिया और स्वयं सम्राट बन गया, खुद को राजा बना दिया। उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपेट किसे कहते हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ों को बता सकते हैं। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था, निरंकुश शासक नहीं करता था। मतलब कि जो ऐसा नहीं है कि लोगों के ऊपर बिल्कुल अपनी मनमानी को थोपना, ऐसा काम नहीं करता था। अगला पॉइंट है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना था। मतलब उस समय जो रोम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा है, ये वही से थोड़ा मैच करेगा आपको कि सम्राट जो था वो प्रथम था, अभिजात जो थे वो सेकंड थे और सेना जो थे वो तीसरे में आते थे। और धीरे धीरे वहाँ पे क्या हुआ, प्रांतों की स्थापना की गई, स्टेट का निर्माण किया गया, छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया गया, सार्वजनिक स्नान गृह, सभी लोगों को एक साथ नहाने का व्यवस्था किया गया। मतलब आप कह सकते हैं बाथरूम का व्यवस्था बनाया गया जिसमें सार्वजनिक एक तरीके से सभी लोग एक साथ उसका उपयोग कर सकते थे। नेक्स्ट है तीसरी शताब्दी का संकट। प्रथम और द्वितीय शताब्दी जैसे कि शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक था। जो प्रथम और द्वितीय शताब्दी थी उसमें शांति भी था, समृद्धि भी था और आर्थिक विस्तार भी था। तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा, मतलब ये जो लड़ाई झगड़ा झंझट मार पीट ये है वो तीसरी शताब्दी से शुरू हुआ, जब ईरान के ससानी वंश के बार आक्रमण हुए। ससानी वंश जो थे जब ईरान के, उन पर आक्रमण हुए। इसी बीच जर्मन मल्की जनजातियाँ फ्रेंच और गोथ ने जो था वो रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। मतलब इन्हें लूट के इन्होंने इसके ऊपर अधिकार जमा लिया था, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आई। मतलब अब सपोज कर लीजिए कि जैसे हमारा भारत देश है, अब भारत देश पर कोई अचानक से आक्रमण कर दे और इसे अपने कब्जे में ले ले, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ के जनता में असंतोष फैल जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा है तालिबान का
तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला करके उसे कब्जे में ले लिया। तो कई दिनों तक आपने न्यूज़ में देखा होगा कि लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। अगला पॉइंट देखते हैं, 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 47 वर्षों में नए नए 25 सम्राट बन गए। इसे तीसरी शताब्दी का संकट भी कहा जाता है। ये जो सम्राट के बदलने का प्रक्रिया था, इसे ही हम तीसरी शताब्दी का संकट भी कहते हैं। अब है लिंग, साक्षरता और संस्कृति। एकल परिवार का समाज में चलना, ये था कुछ पॉइंट्स, जैसे कि लिंग, साक्षरता और संस्कृति में आप कैसे समझ सकते हैं। तो एकल परिवार का समाज में चलन, एक ही परिवार को मान्यता मिलती थी। अब महिलाओं की अच्छी स्थिति, संपत्ति में स्वामित्व व संचालन का कानूनी अधिकार होना, महिलाएं जो थी, जो लेडीज़ थी वहाँ पे, उन्हें भी मतलब अच्छी स्थिति थी, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, संपत्ति में उनका भी अधिकार था, और कानूनी अधिकार मतलब जो फंडामेंटल राइट्स और जो राइट्स होते हैं वो उन्हें भी प्राप्त था। थर्ड पॉइंट जो है वो है काम चलाऊ साक्षर होना, मतलब इतना ही पढ़ा होना चाहिए कि लोग खुद से मतलब सिग्नेचर वगैरह वगैरह कर लेते हैं, इतना ही, मतलब कुछ खास पढ़े नहीं होते थे, कोई पीएचडी नहीं होता था, कोई एमए नहीं होता था, कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं होता था, बस ऐसा था कि वो अपना काम चला लेते थे। सांस्कृतिक विविधता होना, अब उनकी जो संस्कृति थी वो अलग अलग थी, जो लोग थे वहाँ के वो अलग अलग संस्कृतियों में अपना विश्वास रखते थे। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आर्थिक विस्तार को अब समझते हैं। आर्थिक विस्तार क्या था? रोम साम्राज्य आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। रोम साम्राज्य का जो इकोनॉमिकल सिस्टम था वो काफ़ी मजबूत था। बंदरगाह, खाने, खदानें, ईंट भट्ठे, जैतून का तेल के कारखाने अधिक मात्रा में व्याप्त था वहाँ पे। मतलब ये जो है बंदरगाह वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, खाने थे, खदाने थे, ईंट के भट्ठे थे, जैतून का तेल, जो तेल निकालने वाला फैक्ट्री होता है, ये सब था उनके पास, जिससे उनके क्षेत्र में रहना फायदेमंद साबित होता था। सुगठित वाणिज्यिक एवं बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक रूप से प्रयोग भी होता था। नेक्स्ट है तरल पदार्थों की ढुलाई, जिन पर कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। अब देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अक्सर एमसीक्यू में। तरल पदार्थों की जो ढुलाई होती थी, मतलब कि जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाया था, जिन जगहों पे और जिन चीज़ों में ले जाया जाता था उन्हें हम एम्फोरा कहते थे। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ब्रेसल 20 नामक कंटेनरों में लाया जाता था। ये भी है चैप्टर में हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि स्पेन में जो जैतून का तेल आता था वो कहाँ से आता था और कैसे कंटेनरों में आता था, उसका नाम था ब्रेसल 20। अब श्रमिकों पर नियंत्रण। अब देखिए दासता की मजबूत जड़ें, मतलब कि वहाँ पे जो था वो दास प्रथा जो था, दास प्रथा जो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, इसकी बहुत अधिकता थी। यहाँ के लोगों में दासों को लाना, उन्हें खरीदना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनसे तरह तरह के काम लेना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी। इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख लोग केवल दासी थे। अब मान लीजिए कि 75 आदमी में वहाँ पे 30 आदमी दासी हुआ करता था। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा, दासों को पूंजी निवेश का दर्जा था। वो अपने किसी भी प्रकार से कार्यों को कर सकते थे, लेकिन उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता था, उनके साथ मारपीट होता था। दासों का ना बिल्कुल बुरा हाल था, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। अगला जो टॉपिक है वो ग्रामीण ऋणग्रस्तता है। अब जो खेती वाले इंसान थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था। ऋण का मतलब होता है कर्ज। ये लोग लोन के अंदर जी रहे थे, मतलब ये ऋण से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। नेक्स्ट है सामाजिक श्रेणियां, प्रारंभिक राज। सेनेटर, अश्वारोही, जनता का सम्मानित वर्ग। मतलब अब देखिए जो सेनेटर थे, मतलब कि जो अभी के सेनेटर का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो नेता थे, जैसे कि हमारे यहाँ सांसद होता है, हमारे यहाँ विधायक होता है, ऐसे ही वहाँ पे जो सेनेटर थे अश्वारोही, जो घुड़सवारी वगैरह करते थे। जनता का सम्मानित वर्ग फूहर, निम्नतर वर्ग दास था। अब देखिए ये जनता को सम्मानित वर्ग और फूहर, निम्न स्तर वर्ग, दास, ये जो सामाजिक की श्रेणियाँ थी, मतलब एक समाज जो है वो इन स्तरों पे बटा हुआ था। एक कौन थे? तो एक सेनेटर थे। एक कौन थे? तो एक अश्वारोही थे। एक जनता का सम्मानित वर्ग, जिसे जनता सम्मान करती थी। दूसरा फूहर, निम्न वर्ग, मतलब कि जो बिल्कुल समाज के नीचे तबके के लोग होते हैं वैसे थे। अब प्रवर्ती काल क्या है? प्रवर्ती काल अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ये सब जो हैं वो समाज की ही श्रेणियां हैं।
समाज की वो श्रेणियां हैं जिनको प्रवृत्ति काल बांटा गया है, अभिजात वर्ग बांटा गया है, मध्यम वर्ग बांटा गया और निम्न स्तर वर्ग। ये समाज के लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। और इनके साथ क्या होता था, तो ऊंचे जो वर्ग के लोग थे वो इनके साथ भ्रष्टाचार करते थे, लूट खसोट करते थे, इन्हें लोन देके इनसे ऊंचा ज़्यादा ब्याज वसूल करते थे। अब देखिए, परवर्ती काल को एक बार समझना अच्छे से जरूरी है। रोमवासी बहुदेववादी थे। लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। पॉइंट जो है वो है यहूदी धर्म रोम साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। यहूदी धर्म को यहाँ पे सबसे बड़ा माना जाता था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय किया था। जो वहाँ के राजा थे उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म को ही पूरे राज्य का राजधर्म बना दो। ऐसे ही करके उन्होंने और भी बहुत कुछ किया, जैसे कि सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना, कि सैनिक कौन से कार्यों को करेगा, असैनिक कौन से कार्यों को, मतलब जो सैनिक नहीं है वो किस कार्य को करेंगे। इसी में परवर्ती काल में एक टॉपिक आता है इस्लाम का विस्तार। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति। जब इस्लाम का विस्तार हुआ तो उसे प्राचीन विश्व इतिहास का सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। अब ये जो आगे का टॉपिक है वो है रोम साम्राज्य को सामान्य तौर पर दो चरण पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल में विभाजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है। इस साम्राज्य में भाषाई विविधता थी, मतलब अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती थी, लोग अलग अलग तरह की भाषा को अपना के रखे थे। किंतु प्रशासन के कार्यों में लैटिन एवं यूनानी भाषा का उपयोग होता था। लेकिन जो सरकारी काम था, जो वहाँ के गवर्नमेंटल वर्क थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ लैटिन भाषा और यूनानी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। भले ही समाज के अलग अलग लोग अलग अलग तरह की भाषाओं का उपयोग करते थे, लेकिन जो दस्तावेज सरकारी होते थे वो इन्हीं दो भाषाओं में होते थे। प्रथम शताब्दी के मध्य तक उच्च कुल में जन्मे जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया था। जूलियस सीजर एक सेना नायक था। अब रोम साम्राज्य में सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें रोम की गणतांत्रिक सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। सम्राट और सीनेट के पश्चात सामाजिक शासन की एक दूसरी प्रमुख संस्था सेना थी। अब कहने का मतलब ये है कि उस समय जो ये समस्याएं थी, इन समस्याओं को समझाने के लिए, समझने के लिए और अच्छे से इनको बताने के लिए उन्होंने सीनेट का उपयोग किया। मतलब यह एक ऐसी संस्था थी जो राजा के स्तर का था और राजा के साथ वो मिलजुल के किसी भी कार्यों को अंजाम देता था। अब है, इस साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था और उनसे कर वसूला जाता था। अनेक नगरों में कॉर्थस, सिकंदरिया एवं एंटीओक भूमध्य सागरीय तटों पर स्थित बड़े शहरी केंद्र थे। यह शहरी केंद्र साम्राज्यिक प्रणाली के आधार स्तंभ थे। अब इनके जगहों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया और इनसे टैक्स वसूला किया जाता था। टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे। तत्कालीन रोम साम्राज्य में एकल परिवार व्यवस्था का प्रचलन था। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा ही आयोजित होते थे। रोम साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में दिखाई देती है। तीसरी शताब्दी के मध्य तक बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। प्राचीन कालों में दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। मतलब ऐसा समझते थे दास को कि इसे खरीद लिया, अब इस पे मेरा अधिकार है। पूंजी निवेश का मतलब हो गया ऐसा, जैसे आप कोई चीज़ मार्केट से खरीद लेते हैं और उस पर आप पूर्ण रूप से अपना अधिकार समझते हैं। जैसे कि मैंने एक साइकिल खरीदा मार्केट से, अब साइकिल पे वो मेरा अधिकार है, मैं उसे चलाऊं, तोड़ूं, फेंक दूं, आग लगा दूं। ऐसे ही उस समय दास को समझा जाता था। रोम की अर्थव्यवस्था तो दास श्रम पर ही आधारित थी। पहली सदी में दास प्रजनन रीति भी अपनाई गई थी। अब देखिए, दास के ऊपर ही सारे कामों को थोपा जाता था। अब जो है वो कहता है, इतिहासकार टैसिटस ने रोमन साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन किया और इसे विभिन्न सामाजिक समूहों या वर्गों में विभाजित किया गया। जो इतिहासकार टैसिटस थे उन्होंने कहा कि उस समय ना रोम साम्राज्य का जो था उसे विस्तृत अध्ययन किया और उनके पास इन सब चीज़ों की जानकारी थी, क्योंकि इतिहासकार जितने भी होते हैं उन्हें लगभग इन सब चीज़ों का नॉलेज होता है। तो उन्होंने कहा कि समाज को विभिन्न समूहों और वर्गों में विभाजित किया गया। कॉन्स्टेंटाइन ने
सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली आरंभ की जो कि परवर्ती काल से प्रचलित रही। सोने के मतलब कि गोल्ड से इन्होंने अपना मुद्रा बनाया और उसे अपने साम्राज्य में चलाया। परवर्ती रोम साम्राज्य में नौकरशाही के उच्च एवं मध्य वर्ग दोनों अपेक्षाकृत बहुत धनवान थे। अब कहा जाता है कि परवर्ती साम्राज्य उस समय जो रोम था वो परवर्ती समय में क्या नौकरशाही के उच्च एवं मध्य वर्ग जो थे वो दोनों धनवान थे, पैसे वाले थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में प्राप्त होता था। इसके साथ ही इस काल में भ्रष्टाचार अधिक फैल गई। स्वाभाविक एक सी बात है, जहाँ पे आप ज़्यादा पैसे दिखाओगे भ्रष्टाचार भी तो वहीं होता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, ऋतु प्रवास। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़, बकरियां तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वालों तथा चारवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आगमन होता था। जैसे आपने भी देखा होगा कि जैसे कि कहीं बाढ़ वाढ़ आ जाता है तो वहाँ से लोग गाय भैंसी लेके ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे सूखा होता है और जंगल होती है, ताकि गाय बकरी भैंसों को आसानी से खिलाया जा सके। ऐसा ही होता था ऋतु प्रवास। जब ऊंचे पहाड़ों पर चीज़ें खत्म हो जाती थी तो वो लोग नीचे आ जाते थे, और फिर जब नीचे अगर पानी वगैरह आ जाता था या मौसम परिवर्तन हो जाता था तो वो लोग ऊपर चले जाते थे। नेक्स्ट है पॉइंट कि दिनारियस क्या है। तो रोम का एक चांदी का सिक्का था जिसका नाम था दिनारियस, जिसमें लगभग 4 से 5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रचलित सिक्के को सॉलिड्स कहा जाता था। यह सिक्का 4 से 5 ग्राम शुद्ध सोने से निर्मित किया जाता था। 5वीं शताब्दी तक साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया था, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में रोम साम्राज्य अखंड और अत्यधिक समृद्ध बना रहा। कुछ जगहों पर रोम का साम्राज्य टूटता गया, लेकिन कुछ जगहों पर यह अपने आप को पूरी तरह से सक्षम बनाए रखा। 7वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी रोम में अधिकांश भाग को अरबों द्वारा कब्जा कर लिया गया। जो अरब के लोग थे उन्होंने इस पे कब्जा करना शुरू किया, और इसी से इस्लाम धर्म का विस्तार प्राचीन विश्व इतिहास का सबसे राजनीतिक क्रांति का माना जाता है। इसी कारण से इसे उस समय का सबसे बड़ा क्रांति माना जाता है। 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य का सबसे लास्ट पॉइंट है वो है रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी। मतलब कि ये रोम साम्राज्य में जो लोग रहते थे उनमें अलग अलग धर्मों और अलग अलग तरह की चीज़ों को मानने का मतलब छूट भी था, और वो लोग मानते भी थे। जैसे धार्मिक संप्रदाय, जैसे वो अलग अलग धर्मों को मान सकते थे। अनेक देवी देवताओं, मतलब अलग अलग देवी देवताओं को मान सकते थे। उनका वेशभूषा भी अलग था। कुछ लोग और बात करते थे, कपड़े पहनते थे, कुछ लोग और। उनकी जो बात करने की तरीका थी वो भी बिल्कुल अलग अलग थी। भोजन और बस्तियां भी उनके अलग अलग होते थे। मतलब कुछ जगहों पे ब्रेड खाने का प्रचलन था, कुछ जगहों पर मांस खाने का प्रचलन था, कुछ जगहों पे दूध दही का प्रचलन था। तो ऐसे उनकी विविधता थी, सभी लोग एक ही तरह के नहीं थे। देखिए, ये हमारा 11th क्लास का 3rd चैप्टर जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, उसके पूरे चैप्टर का संक्षिप्त विवरण था। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको इसके प्रश्न उत्तर को भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में मैंने आगे की स्लाइडेड में इनके प्रश्न उत्तरों को भी ऐड कर दिया है। यदि आप याद करना चाहें तो आगे की स्लाइड से प्रश्न उत्तर को लिख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो प्रश्न उत्तर क्या है। ये आपके पहले प्रश्न हैं, और ये पहले प्रश्न का यहाँ से मैंने उत्तर संलग्न कर दिया है। आगे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है। ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर ही है, क्योंकि ये लगभग बड़े प्रश्न उत्तर हैं, तो इनके उत्तर भी थोड़े बड़े होंगे। और अब 11th क्लास की बात है तो आपको सोशल साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लिखेंगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। ये प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 के उत्तर हैं और इन्हें आप याद कर सकते हैं। ये प्रश्न 4 है, ये प्रश्न 4 का भी उत्तर यहाँ से, ये प्रश्न ऊपर है और उत्तर इसके नीचे है। इसमें मैंने संलग्न कर दिया है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। ये प्रश्न 5 है, 5वां प्रश्न के भी उत्तर यहाँ पे संलग्न कर दिए गए हैं। आप यहाँ से उतार के इसे याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ये 5वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न का ही उत्तर है। 5वां प्रश्न भी थोड़ा बड़ा था। ये 6वां है, 6ठे प्रश्न का भी उत्तर यहाँ से संलग्न कर दिया गया है, आप इसे याद कर सकते हैं।
ये भी छठे प्रश्न का उत्तर है और यहाँ पर हमें ये चैप्टर के प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है इस चैप्टर को समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेके आऊँगा अगले दिन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।